नमस्कार दोस्तों। आज बात होने वाली है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट नंबर 2 के ऊपर। इसके पहले मैंने पार्ट नंबर 1 पढ़ाया है। होपफुली आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर इस वाली वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसका टाइमलाइन क्या है, ये कब से कब तक देखने को मिलती है हिंदुस्तान में। फिर अगर तुम देखोगे तो ये खो गई थी सभ्यता, इसको खोज किसने की है, क्या उसकी कहानियाँ थी, फिर ये कहाँ से कहाँ तक फैली थी, है ना। नक्शे आपको पूरा समझाया था, मैपिंग पूरी समझाई थी, तो वहाँ तक की बात हमारी हो चुकी है। अब हम आगे की ओर चलेंगे। आज हम बात करेंगे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में थी, भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में थी, इसकी कुछ अपनी मूलभूत विशेषताएं होंगी। और जो मूलभूत विशेषताएं होंगी, जो फीचर्स होंगे, वही फीचर्स हमें पहले जानने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलिए शुरुआत करते हैं फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ। अगर हम फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग लिख लेते हैं फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी के लिए हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में हम लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की हम विशेषताएं लिखने वाले हैं। अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता या फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओर जाने, तो आपके मन में आएगा कि सर, इंडस वैली दुनिया में जानी क्यों जाती है? इंडस वैली जानी जाती है अपने नगर के लिए। नगर मतलब अपने शहरों के लिए। और अगर 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 आप नगर में रहोगे तो क्या कहलाएगा? नगरीकरण। नगरीकरण या फिर शहरीकरण कहलाएगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे खास विशेषता है उसका शहरीकरण। ये लोग शहरों तक की यात्रा अपनी पूरी कर चुके थे, मतलब शहर तक पहुंच गए थे। बहुत बड़ी बात है। बात समझ में आ रहा है कि ये लोग पाषाणकाल के रास्ते जो हैं वो शहरों तक पहुंच गए थे। इसको पहला विशेषता क्या है? उसका शहरीकरण है। इसकी दूसरी विशेषता है, अगर आप शहरों पे ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि जो शहर हैं कुछ ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हुआ है, थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ है, बिल्कुल सही मैंने खींचा है। अब इन शहरों की ओर ध्यान दोगे तो ये शहर जो है, ये जो शहर जो है वो दो हिस्सों में बटे हुए थे। कितने हिस्सों में बटे हुए थे? ये दो हिस्सों में बटे हुए थे, है ना। समझ में आ रहा है? एक इसका वेस्टर्न पार्ट है, एक इसका वेस्टर्न पार्ट है, हिंदी में कहते हैं पश्चिमी इलाका है। एक इसका पश्चिमी इलाका है और एक इसका पूर्वी इलाका है। एक इसका पश्चिमी इलाका है, एक इसका पूर्वी इलाका है, एक इसका पूर्वी इलाका है। जो पश्चिमी इलाका है, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से लिखिए, मतलब ध्यान से देखिएगा। पश्चिमी इलाके को क्या कहते हैं? सीटाडेल कहते हैं। सीटाडेल भी कह सकते हैं और हिंदी में कहते हैं दुर्ग, या फिर क्या कह सकते हैं? किला। समझ में आ रहा है? जबकि ईस्टर्न पार्ट जो है इसे कहते हैं लोअर टाउन। रिमेंबर, ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? लोअर टाउन। इसे लोअर टाउन कहते हैं। लोअर टाउन भी कहते हैं तो भी ठीक है। और अगर हम इसे निचला नगर कहेंगे, निचला नगर कहेंगे, निचला शहर कहेंगे तो भी सही है, क्योंकि नगर का ये थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हुआ नजर आ रहा है ना, इसलिए इसको निचला नगर या फिर लोअर टाउन के नाम से हम जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करेंगे तो जो पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी इलाका है, इधर कौन रहते थे? तो पश्चिमी इलाका है, इधर वो लोग रहते थे जिनका प्रशासन में योगदान है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो उस समय की पॉलिटिक्स में होंगे, या उस समय के जो धनवान लोग होंगे जिनके पास ढेर सारे पैसे होंगे, मतलब व्यापारी लोग। तो उस समय की जो इलीट क्लास है, उस समय का जो इलीट क्लास है, उस समय का जो इलीट क्लास है, या उस समय का जो संपन्न वर्ग है, संपन्न वर्ग है, इस तरफ संपन्न और ताकतवर लोग रहा करते थे। बात समझ में आ रही है? और जो पूर्वी हिस्सा है, इस तरफ कौन रहते थे? इस तरफ वो लोग रहते थे जो बिल्कुल सामान्य से लोग हैं, सामान्य लोग हैं। समझ में आ रहा है? सामान्य लोग हैं। आज भी ऐसा ही होता है कि अगर तुम शहर में देखोगे तो शहर का एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे, जिसे हम कहते हैं ना कि ये यहाँ का जो है पॉश एरिया है, यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, पॉलिटिक्स में है, पैसे वाले हैं। जबकि शहर का दूसरा हिस्सा जो होता है उस तरफ आम लोग रहते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही था कि इस तरफ जो है वो ताकतवर लोग रहते थे, इस तरफ
आम लोग रहा करते थे। इससे पता चलता है कि उस समय एक अच्छा खासा समाज में क्लास का डिवीजन था। याद रखिएगा, ये क्या दिखाता है कि भाई समाज में ऐसे लोग थे जो धनवान थे, जबकि समाज में कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास धन कम था या नहीं भी था। इसका मतलब समाज में कहीं ना कहीं क्लास को लेकर एक डिवीजन नजर आता है, क्लास को लेकर एक डिवीजन नजर आता है। इसे हिंदी में एक और शब्द लिखते हैं, वर्ग को लेकर विभाजन। वर्ग को लेकर क्या नजर आता है? विभाजन। और आसान भाषा में एक शब्द इस्तेमाल करें, और आसान भाषा में अगर मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा तो समाज में कहीं ना कहीं अमीरी, समाज में कहीं ना कहीं अमीरी और समाज में कहीं ना कहीं गरीबी नजर आती है। कोई अमीर था तो कोई गरीब था, ये हमें साफ साफ नजर आता है कि वहां पे अगर इस तरह का डिवीजन है तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं वहां पे क्लास डिवीजन या वर्ग विभाजन हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। अब आप देखोगे कि जो इधर पश्चिमी इलाका है, इसकी दो खास बात हैं। पश्चिमी इलाका आपको हाइट में, पश्चिमी इलाका आपको हाइट में थोड़ा सा ऊंचा मिलेगा, इसकी हाइट थोड़ी ऊंची है। और दूसरा ये थोड़ा छोटा है, स्मॉल है। जबकि जो आपका पूर्वी इलाका है ये थोड़ा लंबा है, मतलब बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है और थोड़ा नीचे की ओर बसा है। इसके पीछे की क्या कहानी है ये भी समझो। देखो, अमीरों की संख्या ज्यादा होती कम होती है? तो सर जी अमीरों की संख्या होती है कम। अब कम होती है तो उन्हें ज्यादा स्पेस तो चाहिए नहीं, इसीलिए थोड़ा छोटा इलाका है। अब सामान्य लोग या गरीबों की संख्या भरी होती, हर तरफ गरीब 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 गरीब, जहां देखो वहीं गरीब, उनको रहने के लिए भी ज्यादा पैसे, ज्यादा इलाका चाहिए। तो ये क्या होगा, हम लोग को जैसे हम लोग को, हम लोग इधर ही रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए याद रखना कि जो पश्चिमी इलाका है वो थोड़ा छोटा है, पूर्वी इलाका थोड़ा बड़ा है, क्योंकि सामान्य लोग ज्यादा है, उनको रहने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए। तो ये छोटा क्यों है, बड़ा क्यों है, ये समझ में आया। फिर एक और बात समझाता हूँ, आपको समझना चाहिए। जो पश्चिमी इलाका है वो थोड़ा ऊंचाई पर बसा हुआ है और जो पूर्वी इलाका है वो थोड़ा नीचे की ओर बसा, ये क्यों? सामान्यतः क्या होता था, जो पश्चिमी इलाका है वो नदी के किनारे होता था। ये सब नदी के किनारे बसे हुए क्षेत्र थे, नदी के किनारे, रिवर के किनारे। और जब भी आप नदी के किनारे रहोगे तो एक शर्त होती है कि आप अपना मकान थोड़ा ऊंचाई पर बसाओगे। क्यों? क्योंकि जब बरसात होती है तो बरसात के दौरान नदी के अंदर पानी जो है बढ़ जाता है, और बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अगर आपका घर थोड़ा ऊंचा नहीं होगा तो नदी का पानी आपके घर में आसानी से घुस जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए नदी के किनारे जो घर होते हैं वो थोड़ा सा ऊंचाई पर होते, ताकि नदी में जब पानी बढ़े तो सीधे आपके घर में ना घुस जाए। मेरी बात समझ में आई? तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जितना नदी से दूर जाते जाओगे, जितना आप नदी से दूर जाते जाओगे, बाढ़ की समस्या उतनी कम होती चली जाती है। इसलिए थोड़ा सा पूर्वी इलाका जो है वो नदी से दूर था, इसलिए थोड़ा नीचे इलाके में है। होते होंगे उस समय के सी फेसिंग बंगलो, उस समय रिवर फेसिंग बंगलो होते होंगे, है ना, नदी किनारे बड़े बड़े बंगले बना के लोग रहते होंगे। अब देखो और बताता हूँ, एक ऊंचाई होने का तुम्हें एक टेक्निकल रीजन बताता हूँ। जो संपन्नशाली होता है ना, जो ताकतवर होता है, वो अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा है? जैसे तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, तुम एग्जाम्पल समझो। तुमने नाम सुना है वाइस रॉय पैलेस? वाइस रॉय पैलेस, जिसको आज के समय में हम प्रेसिडेंट हाउस कहते हैं, राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वो पहले वाइस रॉय पैलेस था। लेटर ऑन देश आज़ादी के बाद उसे राष्ट्रपति भवन कहा गया। वो वाइस रॉय पैलेस बनवाया किसने है? अंग्रेजों ने। अंग्रेज जब उस वाइस रॉय पैलेस को बना रहे थे तो वो उन्होंने देखा कि दिल्ली में एक ऐसी जगह चुननी होगी जो थोड़ी ऊंचाई पर मिले, तो कि ताकि यहाँ की इमारतों से खुद को ऊंचा दिखाया जा सके। बात समझ में आ रही है? जामा मस्जिद बहुत ऊंची थी, तो खुद को जामा मस्जिद से भी ऊंचा दिखाना था, इसीलिए उन्होंने चुना थोड़ा पहाड़ी इलाका, जिसे कहते हैं रायसीन की पहाड़ियाँ। तो रायसीन की पहाड़ियाँ थोड़ी सी पहाड़ी इलाके पे है, तो जान के उस पर बनाया ताकि अपने आप को ऊंचा और भारतीय लोगों को थोड़ा नीचा दिखाया जा सके। तो एक सुप्रीमेसी, एक सर्वोच्चता साबित करने के लिए भी एक हाइट पर रहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेंटेलिटी है, और वो मेंटेलिटी तुम्हें हम किताबों के माध्यम से बता रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम्हें मिलेगी ये लाइन आपको, कि एनसीईआरटी क्लास 8 के एनसीईआरटी में बात मेंशन है। ठीक है, याद रखिएगा। कनेक्ट करके पढ़िएगा तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे बच्चे, और कनेक्ट करके नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें रिलेट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये पैसे वाले लोग हैं, अगर ये पैसे वाले लोग हैं तो ये लोग क्या करेंगे,
ये लोग अपने संसाधनों को बचाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर जी। और इसीलिए देखिएगा कि जो पश्चिमी इलाका है वो सुरक्षा की चार दीवारों से घिरा होता था। ये लोग सुरक्षा की चार दीवारें बना देते थे। आपको पूर्वी इलाकों में सामान्यता देखने को नहीं मिलेगा, बट पश्चिमी इलाका जो है वो सुरक्षा की चार दीवारों से घिरा होता था। सुरक्षा की चार दीवारों से ये घिरा होता था। समझ में आ रहा है? ये इसका अच्छे से क्या होता था? फोर्टिफिकेशन या फिर सुरक्षा की चार दीवारों से घिरा होता था। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? क्योंकि भाई कभी तुम अमीरों घर में जाके देखो तो तुम्हें 2 बार तो सिक्योरिटी वाला रोक लेता है, उसके बाद इतना बड़ा गेट होता है, इतनी सुविधाएं होती, देख के हालत खराब हो जाए इंसान की। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई आपको? अब मैंने कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो शहर है, मकान है, वो सामान्यतः 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। कितने हिस्सों में बटे हुए हैं? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पूरा का पूरा सिटी प्लान है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। बट सब जगह ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं एक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं कि सामान्यतः 2 हिस्सों में बटा हुआ है। सामान्यतः 2 हिस्सों में बटा हुआ है, इसका मतलब अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। जैसे तुम धौलावीरा जाओगे, अब यहीं पर तुम्हें मैपिंग की जरूरत पड़ती है। जो लास्ट क्लास में मैंने मैपिंग तुम्हारी पूरी करवाई है, तुम्हें याद है गुजरात के अंदर तुमको मैंने पढ़ाया था धौलावीरा। तुम धौलावीरा के अंदर जाओगे तो धौलावीरा के अंदर जो सिटीज हैं वो 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटी हैं। कितने हिस्सों में बटी हैं? 1, 2, 3। समझ में आ रहा है? अपवाद हैं। हर जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशन दूसरे प्रकार की होती है बच्चे, यहाँ पे भी है। तो धौलावीरा के अंदर जो इलाके हैं वो 2 नहीं बल्कि 3 इलाकों में बटे हुए हैं, 3 एरियाज में। जबकि तुम अगर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जाओगे तो ये चानू दड़ो है। कौन सा इलाका है? चानू दड़ो। और चानू दड़ो में जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें सिटीज के अंदर कोई विभाजन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। तुम्हें नो डिवीजन। समझ में आ रहा है? सिटीज के बीच में कोई भी डिवीजन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई? फिर तुम सिटीज के अंदर चलो, इसी मैप को यूज करते हैं, आगे चलते हैं। अब ये नगर है, अब तुम्हें नगर के अंदर जाना है। अब अगर तुम्हें नगर के अंदर जाना है तो तुम्हें क्या इस्तेमाल करना होगा? रोड्स। इसीलिए तुम देखोगे कि शहरों के अंदर रोड्स पाई जाती हैं। मेरे भाई ये बताओ कि शहरों के अंदर जो रोड्स होती है वो पतली पतली होती हैं कि चौड़ी चौड़ी होती हैं? तुम्हारा जवाब क्या आएगा कि सर जी चौड़ी रोड्स होती हैं, वाइड रोड्स होती हैं। अच्छा, वाइड रोड्स होती हैं। अब जरूरी है क्या कि तुम यहाँ से चलना शुरू करो, यहाँ तक जाओ? नहीं हो सकता है कि तुम्हें यहाँ तक जाना पड़े फिर तुम्हें यहाँ से राइट मुड़ना पड़ जाए। हो सकता है कि तुम यहाँ से मुड़ो और यहाँ से तुम्हें यहाँ मुड़ना पड़ जाए। इसका मतलब क्या है कि सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री या जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर या फिर हम इसे कहते हैं समकोण, ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समझ में आ रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सड़कें जो है वो चौड़ी चौड़ी थी, जो एक दूसरे को समकोण या फिर परपेंडिकुलर पे कट करती थी। समझ में आ रहा है? इसी को हम एक तकनीकी भाषा में पता क्या कहते हैं? इसे तकनीकी भाषा में कहते हैं ग्रिड पैटर्न या ग्रिड प्रणाली। और पता है इतना आसान भाषा में बताने वाला हूँ कि तो मजा आ जाएगा। आसान भाषा में कहते हैं चौराहा। जिंदगी कहाँ खड़ी है? जिंदगी खड़ी है चौराहे पे, तिराहे पे, दोराहे पे। ये चौराहा है, जीवन की सच्चाई है बाबू, जीवन की सच्चाई है, ये है चौराहे, है ना? चौराहे होते हैं ना, कपूरथला चौराहा, IIT चौराहा, जीवन का चौराहा। जीवन पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन चौराहे पे, तिराहे पे, दोराहे पे खड़ी रहती है। तो याद रखना कि चौराहा है। समझ में आ गया? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जाके देखिएगा चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और सड़कें दूसरे को समकोण पे, परपेंडिकुलर पे कट कर रही हैं। अब अगर सड़कों की बात करोगे तो सड़क के ऊपर बरसात का पानी भी गिरेगा, है ना? बरसात का पानी गिरेगा तो बरसात का पानी जमा ना हो जाए, सड़क के ऊपर भर ना जाए, चलने में दिक्कत होगी। तो ऐसे में क्या करो, सड़क के बगल में नाली बना दो। क्या बना दो? नालियां। तो क्या होगा, अगर सड़क के बगल में नाली बना दोगे ईंटों की तो आराम से जो वेस्ट वाटर है नाली में बह जाएगा। और अगर तुम हल्का सा यहाँ पे स्लोप दे दोगे, जेंटल स्लोप, हल्का स्लोप दे दोगे तो क्या होगा, नाली का तो जो गंदा पानी सड़क का वो आसानी से नाली में बहकर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जो जितना भी वेस्ट वाटर है आसानी से नाली में
ड्रेन होकर आसानी से नाली में ड्रेन होकर बह जाएगा। अब तुम अगर नालियों की बात करोगे तो जितना भी गंदा पानी है, जितना भी वेस्ट वाटर है, जब वो सड़क के रास्ते नाली में, सड़क के रास्ते वो नाली में चला जाएगा, सड़क के रास्ते नाली में चला जाएगा, सड़क बिल्कुल खाली हो जाएगी। बात समझ में? सब क्या दिखाता है कि सब दिखाता है कि वो सब चीज़ों को लेकर कितने एडवांस हो गए थे। अब यहाँ पर नाली की बात आई। जनरली नाली क्या होती है, वो ईंटों की बनी होती ताकि पानी जो है आराम से निकल जाए। लेकिन अगर तुम कालीबंगन में जाके देखोगे, कालीबंगन इसका बाद है। कालीबंगन तुमको राजस्थान बता चुके हैं, मैपिंग करवाई थी मैंने, याद है? कालीबंगन कहाँ पड़ता है? कालीबंगन पड़ता है, ये देखो कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पर है? राजस्थान में ये जगह का नाम है हनुमानगढ़ी। मेरे बच्चे भी, मतलब मेरे स्टूडेंट भी बिलोंग करते हैं हनुमानगढ़ी, यहाँ से बिलोंग करते हैं। ये एक्चुअली में कालीबंगन जो है हनुमानगढ़ी में है। ये है तो राजस्थान में, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पे है बिल्कुल हनुमानगढ़ी। यहाँ से जाके देखोगे तो यहाँ से तुम्हें, यहाँ पे जो नाली मिली है, यहाँ पे जो नाली मिली है वो किसकी है? वो ईंटों की नहीं बनी है, बल्कि लकड़ी की बनी है। वो किस चीज़ की बनी है? लकड़ी की बनी है। तो लकड़ी की बनी नाली तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो तुम अब कनेक्ट करते जा रहे हो, तुम्हारी मैपिंग तुम्हें समझ में आ रहा है कि कैसे हमें फिल करना है इसको, ठीक है? याद रखिएगा। अब क्या होगा कि सड़क की बात करें तो सड़क के बगल में तुम्हें साइन बोर्ड भी नजर आएगा। तुम कभी हाईवे पे निकलोगे तो सड़क के किनारे तुम्हें साइन बोर्ड नजर आते हैं कि अभी इतना दूर रह गया है। या फिर तुम अब नेशनल हाईवे पे खड़े हो तो दिखाता है कि आगरा इस तरफ है, लखनऊ इस तरफ है ना? मतलब समझो बात, ये आगरा इस तरफ है, दिल्ली इस तरफ है ना? बात समझ में आ रहा? तो साइन बोर्ड्स होते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें ऐसा ही साइन बोर्ड मिला है। अब ऐसा साइन बोर्ड हमें कहाँ से मिला है? ऐसा साइन बोर्ड हमें मिला है धौलावीरा से। मतलब सड़क के किनारे एक बड़े से पत्थर पर हमें कुछ लिखा मिला है, ये हमें साइन बोर्ड मिला। अब साइन बोर्ड दिखता कैसा है? सी, मैं मैप पे लेकर आया हूं ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं। ये है वो साइन बोर्ड, ये है वो एक्चुअल का साइन बोर्ड जिसको आपको देखना चाहिए। समझ में आ रहा है? कि सड़क के किनारे एक बड़े से पत्थर के ऊपर ऐसा कुछ लिखा हुआ मिला है हमें। समझ में आ रहा है? इसीलिए कहते हैं ना कि एक बड़े से पत्थर के ऊपर, एक बड़े से पत्थर के ऊपर बहुत सारे शब्द, बहुत सारे शब्द लिखे मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में धौलावीरा एक ऐसा स्थान है जहां से एक बड़े से पत्थर के ऊपर बहुत सारे शब्द लिखे मिले हैं। समझ में आ रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि धौलावीरा से एक शिलालेख मिला हुआ है, शिलालेख मिला हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि धौलावीरा से एक, इसी चीज को कहते हैं, धौलावीरा से एक अभिलेख मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि धौलावीरा से एक इंस्क्रिप्शन मिला है। तो असल बात यह है कि धौलावीरा से एक हमें बड़े से पत्थर पे लिखा हुआ कई सारे शब्द मिले के लिखे हैं, जो एक तरह से साइन बोर्ड की तरफ इंडिकेट करते हैं। किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? रिमेंबर, वो साइन बोर्ड की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसे शिलालेख या अभिलेख कहते हैं। इसको मैं यहीं पर 5 मिनट रुकिए, मैं समझाता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है ना तो वो इशू आता है, गला सूखना। टेम्परेचर जैसे वेरिएशन आता है ना तो दिक्कत होती है। देखो दोस्त, यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हैं, अगर उन टर्म्स के पीछे तुम नहीं जाओगे तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तुम याद करोगे। बेटा सबसे पहले एक वर्ड यूज किया मैंने, अभिलेख। अभिलेख, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी हार्ड सरफेस के ऊपर। मान लो कोई हार्ड सरफेस है, कोई कठोर सतह है, कठोर सतह है। जब तुम किसी हार्ड सरफेस के ऊपर, किसी कठोर सतह के ऊपर खोद खोद के लिखोगे, किसी हार्ड सरफेस के ऊपर तुम जब खोद खोद के लिखोगे, समझ में आ रहा है? किसी हार्ड सरफेस के ऊपर जब तुम खोद खोद कर लिखोगे, खोद खोद कर लिखोगे तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभिलेख। अब अगर ये हार्ड सरफेस जिस पे तुम खोद खोद कर लिख रहे हो, अगर ये हार्ड सरफेस पत्थर है, मान लो वो हार्ड सरफेस क्या है? पत्थर है। अगर ये पत्थर है तो क्या कहलाएगा? ROCK, रॉक एडिक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रॉक एडिक्ट कहलाएगा। हिंदी में क्या कहेंगे? शिलालेख कहलाएगा, शिलालेख कहलाएगा। अब अगर ये कठोर सतह, अगर ये कठोर सतह, अगर ये
तांबे की प्लेट है तो ताम्रलिपि अभिलेख, समझ में आ रहा है। कॉपर प्लेट, जैसे आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य का एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलेगा, मैं पढ़ाऊंगा, बात समझ में आ रहा है, जिसे सागौर कहते हैं। या अगर ये कठोर सा था, अगर गुफा की दीवारें हैं तो इसे केव इंस्क्रिप्शन कहेंगे। गुफा अभिलेख, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल का। अगर ये कठोर सा था, आयरन का पिलर है तो क्या कहेंगे, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। या फिर लौह स्तंभ लेख, अगर मैं बोर्ड पे खोद खोद के लिख दूं, ऐसा करूंगा नहीं, तो क्या कहेंगे, बोर्ड अभिलेख कहेंगे। अगर मैं इस वाटर बॉटल के ऊपर खोद खोद के लिख दूं, मैं करने वाला नहीं हूं बट मान लेते हैं, तो वाटर बॉटल इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? किसी हार्ड सरफेस के ऊपर यदि तुम खोद खोद के लिखते हो तो उसे अभिलेख कहते हैं। इसीलिए अब देखो पढ़ने का तरीका। अब तुम्हारे लिए अभिलेख भी फेवरेबल हो गया, शिलालेख भी तुम्हारे लिए हो गया ना, कि अभिलेख एक ब्रॉड टर्म है, अभिलेख का ही हिस्सा ही एक शिलालेख है। समझ में आया? इसीलिए कहता है कोई धौलावीरा से अभिलेख मिला तो भी ठीक है, धौलावीरा से शिलालेख मिला तो भी ठीक है, धौलावीरा से इंस्क्रिप्शन मिला तो भी ठीक है, धौलावीरा से एक बड़े से पत्थर पे कई सारे शब्द लिखे मिले तो भी ठीक है। और ये इसका इमेज है, जिसको बच्चों आपने शायद फर्स्ट टाइम देखा होगा, मेरे ख्याल से किसी बच्चे ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये हमें मिला कहाँ से, धौलावीरा से। तो धौलावीरा में है तो यहीं पे चुपचाप चिपका दो कि सर हमें धौलावीरा से एक इंस्क्रिप्शन मिला है। क्या मिला है? इंस्क्रिप्शन मिला है, बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा मिला हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर देखो, अगर तुम सड़क देखोगे, सड़क के दोनों किनारे क्या होते हैं, सड़क के दोनों किनारे तुम्हें मकान देखने को मिलेंगे, है ना। सड़क के दोनों तरफ तुम्हें क्या देखने को मिलेंगे, मकान देखने को मिलेंगे। इस तरफ भी मकान मिलेगा, इस तरफ भी मकान मिलेगा। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाके देखोगे तो मकान जो है वो दो चीजें हैं। पहली बात, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मकान है वो क्रम से बने हैं, क्रम से बने हैं, इसलिए क्या कहते हैं, रो हाउस। ऐसे मकान जो क्रम से बने हैं, तो क्रम से बनने वाले मकान हैं, पहली चीज, क्रम से बनने वाले मकान हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मकान बने हैं वो पकी हुई ईंट से बने हैं। समझ पा रहे? क्योंकि शहरों के जो मकान होते हैं वो पकी हुई ईंट से बनते हैं, जिसको हम भट्टे में जला लेते हैं ताकि वो उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाए। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें इमेजेस में देखना हो तो तुम इमेजेस में देख सकते हो। एक इमेजिनरी फोटो है ये, क्योंकि उसे में ड्रॉ किया गया है कि देखोगे जो मकान है वो क्रम से बने हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, मकान जो है क्रम से नहीं बने, क्रम से बने ही बने, साथ ही साथ उसमें पक्की हुई ईंट का भी इस्तेमाल किया है। सड़क के इस तरफ भी मकान है, सड़क के इस तरफ भी मकान है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, अगर हम मकानों की बात करेंगे, अगर हम मकानों की बात करेंगे तो तुम पाओगे कि जो मकान है उन मकानों में जो ईंटा इस्तेमाल हुआ है, उसमें जो ब्रिक इस्तेमाल हुआ है, उस ब्रिक का भी अपना एक रेशियो है, 4:1 का रेशियो है। ये रेशियो याद रखिएगा, 4:1 का रेशियो है। समझ में आ रहा है? 4:1 का रेशियो है जो ईंटों को बनाने में इस्तेमाल होता था। फिर अगर हम बात करेंगे मकानों की, तो मकान अगर एक क्रम से बन रहे हैं, इसका मतलब लोगों के मन में डर है ना कि अगर मकान हमने थोड़ा सा भी आगे बनाया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसका मतलब वहां पे कहीं ना कहीं सरकार तो थी। अगर गवर्नमेंट नहीं होती, सरकार नहीं होती, तो लोग एक तरह से मकान क्यों बनाते, वो नहीं बनाते। बट अगर मकान क्रम से बना रहे, इसका मतलब वहां पे कोई व्यवस्था या फिर सरकार तो थी, वहां पर कोई व्यवस्था या सरकार तो थी, तभी लोग इतना क्रम से बना रहे थे। अब मकान के अंदर चलते हैं। मकान के अंदर तुम चलोगे तो अगर तुम मकान के अंदर, तुम हाउस के अंदर चलोगे तो तुम हाउस के अंदर 2-3 चीजें पाओगे जो तुम्हें याद रखना चाहिए। पहला, मकान के अंदर तुम पाओगे कि जो मकान है वो सिंगल स्टोरी नहीं है। समझ में आ रहा है? जो मकान है वो सिंगल स्टोरी नहीं है, वो डबल स्टोरी है। डबल स्टोरी का मतलब क्या है कि जैसे ग्राउंड फ्लोर है, इस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक और फ्लोर बना दिया गया। समझ में आ रहा है? ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक और फ्लोर बना दिया। बट समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमें कोई सीढ़ी नहीं मिली,
और अगर सीढ़ी नहीं मिली, इसका मतलब ये बताने का है कि जो सीढ़ियाँ थी वो किस चीज़ की बनी थी, जो सीढ़ियाँ थी वो बनी थी लकड़ी की, और इतने हजार सालों में वो लकड़ी जो है वो खत्म हो गई, इसलिए पता चलता है कि सीढ़ियाँ नहीं मिली, और सीढ़ियाँ का नहीं मिलना पता चलता है कि वो लकड़ियाँ की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उसके बाद तुम जाओगे उन मकानों के अंदर, उन मकानों के अंदर तुम देखोगे यहाँ पर किचन भी बना हुआ है, यहाँ पे नहाने का भी बना हुआ है, यहाँ पर वॉशरूम भी है, किचन भी है, ये बाथरूम भी है और वॉशरूम भी है। समझ में आया कि बाथरूम में हम लोग नहाते हैं, वॉशरूम में, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। साथ ही साथ घर में तुम्हें कुएं भी देखने को मिलेंगे, कुएं। अब घर में कुएं का क्या एंगल है? घर में कुएं का एंगल ये है कि पहले के ज़माने में नगर निगम का पानी तो आता नहीं होगा, ये समरसेबल लगा नहीं होगा, ये वाटर पंप लगा नहीं होगा, तो लोग घर में कुएं खुदवा लेते थे। अगर घर के अंदर कुआं खुदवा लेंगे तो कुएं से पानी निकाल के तुम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। और जो जितना भी वेस्ट वाटर होता था फिर उसको घर से बाहर निकाल देते थे और फिर उसको नाली के माध्यम से कनेक्ट कर देते थे, है ना। समझ में आ रहा है? नाली के माध्यम से कनेक्ट कर देते थे। ये देखो, नाली से कुछ ऐसे पाइप लगा के कनेक्ट करके निकाल देते थे बाहर। अब यहाँ तुम्हें एक एंगल और समझना चाहिए। हर आदमी के घर के अंदर कुएं नहीं हो सकते, क्योंकि कुआं खुदवाना बहुत महंगा काम होता था, है ना। इसीलिए सभी घरों में कुएं नहीं मिले। हाँ, कुछ घरों में कुएं आपको देखने को मिले हैं, और कुएं केवल घरों के अंदर नहीं मिले हैं। जो कुएं हैं वो केवल घर पे नहीं देखने को मिले हैं, वो हमें पब्लिक प्लेस पे भी या सार्वजनिक जगह पे भी कुएं खुदे मिले हैं। धौलावीरा में जाइएगा तो हमें बहुत सारे कुएं सार्वजनिक जगह पे देखने को मिलते हैं, जो दर्शाता है कि वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था सरकार जो थी, जो इस बात को ख्याल रखी थी, जो लोग पानी का अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं खुद से, उनके लिए हम पानी का अरेंजमेंट करके देते हैं। इसीलिए देखिए तुम्हारे शहरों के अंदर या हमारे शहरों के अंदर समरसेबल, हैंडपंप, वाटर की टोटियां लगी होती हैं, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सरकार उनको भी पानी मुहैया करवाए। ये क्या दिखाता है कि वो लोग विश्वास करते थे जन कल्याण के ऊपर, पब्लिक वेलफेयर में विश्वास करते थे। समझ में आ रहा है? वो वेलफेयर में विश्वास करते थे कि भाई अपना तो पेट भरना है, लेकिन जिनके पास में संसाधन नहीं है हमें उनका भी ख्याल रखना है। बात समझ में आया? इसके बाद में धौलावीरा में क्या नजर आ रहा है? हमें बहुत सारे कुएं, मोहनजोदाड़ो में जाके देखोगे तो ये चीजें आपको मोहनजोदाड़ो में मिलेंगी, है ना। मोहनजोदाड़ो में लार्ज स्केल पे तुम्हें क्या नजर आएंगे? कुएं। धौलावीरा में जाके देखोगे तुम्हें लार्ज स्केल पे क्या नजर आएंगे? कुएं नजर आएंगे। वेल या मतलब कुएं नजर आएंगे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में तुम आगे चलो। इंडस वैली सिविलाइजेशन में तुम आगे जाओगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जाना जाता है अपने नगरों के लिए। किसके लिए जाना जाता है? नगरों के लिए। और अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने नगरों के लिए जाना जाता है तो नगर की खूबी क्या है? नगर की खूबी है कि नगर में होता है व्यापार। इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या करते हैं? लार्ज स्केल पे व्यापार करते हैं। और व्यापार जो होता है वो दो प्रकार से होता है, दो प्रकार या टू टाइप का होता है। एक होता है जब हम आपस में व्यापार करते हैं, लोकल ट्रेड करते हैं, जिसको हम नेशनल ट्रेड कहते हैं या फिर स्थानीय व्यापार कहते हैं, स्थानीय व्यापार कहते हैं। सी, अगर आप मैप पे देखोगे तो मैप पे देखो कि मोहनजोदाड़ो के लोग चानुदड़ो से, चानुदड़ो के लोग अलादीनो से, धौलावीरा से, ये सब आपस में व्यापार किया करते थे। आपस में व्यापार किया करते थे, इसीलिए जो चीज़ें यहाँ भी पाई गई हैं वो चीज़ें यहाँ भी पाई गई हैं, जो चीज़ें यहाँ पाई गई हैं चीज़ें वहाँ भी पाई गई हैं। आपस में व्यापार किया करते थे। और ये लोग केवल आपस में व्यापार नहीं करते थे, ये लोग केवल आपस में व्यापार नहीं करते थे, ये लोग इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी ट्रेड किया करते थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी ट्रेड किया करते थे। और किससे करते थे? आपको लास्ट वीडियो में याद होगा मैंने समझाया था कि ये लोग व्यापार किया करते थे एक सभ्यता, इसको बोलते हैं मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन से। और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? इराक और कुवैत के इलाके में। और आपको मैंने समझाया था कि मेसोपोटामिया का शब्द का मतलब क्या होता है। हमारा जो व्यापार होता था वो मेसोपोटामिया से होता था, इजिप्ट के लोगों के साथ में हमारा व्यापार नहीं होता था। और साथ ही साथ रास्ते में पड़ने वाले ओमान, जिसको हम मगन कहते हैं, और बहरीन के साथ भी होता था।
याद है। और ये जो व्यापार होता था, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। सी मैप अगर आप देखोगे, मैप पे देखते चलो, याद है ना, मैंने सिखाया था कि ये है मेसोपोटामिया के लोग, ये है मेसोपोटामिया के लोग, और ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। तो जो इंडिया के लोग हैं इनसे व्यापार किया करते थे, है ना, इनसे व्यापार किया करते थे। अब इनसे व्यापार किया करते थे तो मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या सिखाया, यहाँ पे लोथल है कि नहीं है, लोथल है। तो है क्या कि मेसोपोटामिया की एक मोहर, यहाँ की एक मोहर हमारी बंदरगाह से मिली है। मेसोपोटामिया की एक मोहर हमारे बंदरगाह से मिली है। मैं मैप पे ही लिखूंगा ताकि आपके लिए लास्ट में कोडिंग करना आसान हो जाए। ये देखिए, ये है लोथल है। इस लोथल की बात करोगे, लोथल की बात करोगे तो इस लोथल से हमें मेसोपोटामिया की एक मोहर मिली है। मेसोपोटामिया की एक मोहर मिली है। और मेसोपोटामिया की जो मोहर मिली है वो किसके आकार की है, वो बेलन के आकार की है। इसकी इमेज मैं अगले क्लास में दिखा दूंगा। बेलनाकार, बेलनाकार का मतलब क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप। कौन सा शेप है बच्चे, सिलेंड्रिकल शेप है, जिस पर क्या बना हुआ है, राक्षस या फिर डेमन बना हुआ है। तो बेलनाकार मोहर जिसपे राक्षस बना है, ये मेसोपोटामिया की मोहर है। और मेसोपोटामिया की मोहर अगर हमारे बंदरगाह पे मिल रही, इसका मतलब वो लोग हमारे यहाँ आते थे और सामान उतारने चढ़ाने के दौरान वो हमसे छूट गई होगी, इसीलिए उनकी मोहर हमारे यहाँ से मिलती है। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये लोग जो हैं वो लोकल ट्रेड भी करते थे और इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे। अब व्यापार करते हैं तो कोई ना कोई रूट इस्तेमाल करते होंगे। अगर व्यापार करते हैं तो कोई ना कोई रूट इस्तेमाल करते होंगे। तो रूट जो है वो दो प्रकार के थे। वो लोग लैंड रूट भी इस्तेमाल करते थे और वो लोग रिवर रूट भी इस्तेमाल करते थे। स्थल मार्ग का भी इस्तेमाल करते थे और रिवर का भी इस्तेमाल करते थे, है ना। और इसके साथ वो ओशन मतलब समुद्र का भी इस्तेमाल करते थे। पर एक बात ध्यान रखना कि उस समय रास्तों के बारे में इतना पता नहीं होता था, इसीलिए हम लोग लैंड रूट बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते थे। बहुत लिमिटेड लैंड रूट यूज करते थे। हम ज्यादातर या तो नदी में नाव उतार देते थे, तो नदी किनारे व्यापार करते थे, या नदी के किनारे किनारे व्यापार किया करते थे। तो ज्यादातर जो व्यापार है वो नदी के किनारे किनारे हुआ करता था, नदी में नाव उतार के नदी किनारे किनारे, है ना। और और अगर तुम बात करोगे समुद्र की, तो समुद्र के रास्ते भी व्यापार होता था। समुद्र के रास्ते भी व्यापार होता था। कैसे होता था, ये देखो, तुम देखोगे कि अगर तुम इस नक्शे को देखोगे तो ये वाला नक्शा दिखाया था ना, ये समुद्र किनारे 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 व्यापार किया करते थे। अब अगर व्यापार करते हैं अब अगर व्यापार करते हैं अब अगर व्यापार करते हैं तो हमें सबसे पहली बात क्या है कि सामान को नाप के और तौल के देना होगा। अगर आप ट्रेड करते हो तो जब भी आप सामान दोगे उसका वेट करोगे और उसका मेजरमेंट लोगे, माप माप और बाट का इस्तेमाल करोगे। वेट एंड मेजरमेंट, ध्यान रखना, वेट एंड मेजरमेंट का इस्तेमाल क्या करते थे, माप और बाट का इस्तेमाल करते थे कि वो सामान को तौलते थे, सामान को तौल कर ही दिया करते थे। और क्योंकि वो सामान को तौल कर दिया करते थे, है ना, माप को और बाट जो है बाट को तौल के देते थे, तो उसकी इमेज आप देख लो, ये है वो माप और बाट, ये है वो वेट एंड मेजरमेंट का इमेज। आपको मैं दिखाता जा रहा हूँ ताकि आपके लिए याद करना कोई परेशानी का विषय ना बने, क्योंकि हर चीज आप नाप के या तौल के दोगे क्योंकि जरूरी है। मान लीजिए आपसे आपसे 1 किलो सामान मांगा गया और आप 900 ग्राम दोगे, तब कस्टमर आपके पास दोबारा लौट कर कभी नहीं आएगा। और कस्टमर ने अगर 1 किलो मांगा है और 1200 ग्राम दे दोगे, तब आपका नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा फायदा क्या बिजनेस करने का, इसलिए सामान को नाप कर और तौल कर दिया जाता है। दूसरी बात, केवल सामान को नापना और तौलना महत्वपूर्ण नहीं होता है व्यापार के लिए। व्यापार के लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है उसकी क्वालिटी इंश्योर करना। अगर क्वालिटी से आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो बात नहीं बनने वाली है। क्वालिटी मेंटेन करना, उसकी गुणवत्ता मेंटेन करना वो बहुत जरूरी होता है। और इसी गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो सील या मोहर का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे, सील या मोहर। अगर आप सील की बात करोगे तो
आप यहीं पर देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सील को दिखाता हूं, ये देखो, ये है वो सील। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे, वो सील का इस्तेमाल करते थे, मोहर का इस्तेमाल करते थे, या ऐसी मोहरें हैं इसका इस्तेमाल करते थे। अब इन मोहरों का इस्तेमाल वो कैसे करते थे, मैं आपको समझाता हूँ। वो करते क्या थे कि जैसे मान लो मटका है, मटके में हमने सामान रख दिया। जब मटके में मैंने सामान रख दिया तो सामान रखने के बाद उस मटके को बंद करने के लिए गीली मिट्टी लगाते थे, और जब वो गीली मिट्टी थोड़ी सूख जाती थी तो उस पर हम मोहर लगा देते थे, स्टैंप मार देते, ये सील मार देते थे। अब ये सील जो है वो कुछ एक लोगों के ही पास थी, तो धीमे धीमे वो सील जो है पूरी पैक्ड हो जाएगी, वो जो मुहाना है ना बंद हो जाएगा, मुंह बंद हो जाएगा। अब फिर आप सामान जो है कहीं पर भी भेजना चाहो भेज दो। अब सामान जिसके पास पहुंचा उसने देखा कि जो मटके के ऊपर पैकिंग है और सील है वो कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो वो आराम से उस सामान को ले लेगा, और जब वो इस्तेमाल करेगा वो सामान तो क्वालिटी पूरी मेंटेन होगी, तो अगली बार फिर ऑर्डर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑनलाइन कंपनी से फूड मंगाइए, खाना मंगाइए या फिर कोई सामान मंगाइए, लेकिन अगर उसकी पैकेजिंग में थोड़ी भी दिक्कत आए तो आपको डाउट होता है ना कि रास्ते में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, किसी की भी द्वारा, किसी के द्वारा गड़बड़ हो गया, ऐसा तो नहीं है, ये कंपनी ने फ्रॉड तो नहीं कर दिया, तो मन में डाउट होता है। अगर बार बार रिपीट होगा तो नेक्स्ट टाइम उस कंपनी से तुम ऑर्डर नहीं करोगे, इसीलिए वो सील का इस्तेमाल किया करते थे। बात समझ में, ताकि क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। मेरी बात समझ में आ रही है? अब सील के ऊपर भी मैं 5 मिनट आपको समझा देता हूँ, मैं आपको सील पे भी 5 मिनट आपको समझा देता हूँ, क्योंकि सील एक टॉपिक है जिस पे नजर आपकी पड़ती नहीं है। सील, सील का यूज समझ में आया सामान्यता, कि जनरली सील का यूज कहाँ करते थे, वो ट्रेड एंड कॉमर्स में किया करते थे। नेक्स्ट, सील की बात करोगे तो सील का शेप कैसा है, शेप, शेप मतलब होता है आकार, ठीक। उसके बाद में इसमें मटेरियल किसका इस्तेमाल करते थे, इसको बनाने में किस चीज का कच्चा माल इस्तेमाल करते थे, किस चीज का इस्तेमाल करते थे, रॉ मटेरियल क्या इस्तेमाल करते थे। और इस पर तुम देखोगे बहुत सारे तुम्हें फिगर्स, इसमें बहुत सारे फिगर्स या तुम्हें बहुत सारे आकार नजर आएंगे, है ना। बात समझ में आए? तो शेप कैसा है, मटेरियल क्या इस्तेमाल होता था, बहुत सारे फिगर्स, ये 3 ऐसे पैमाने हैं जो तुम्हें आने चाहिए। सबसे पहले हम शेप की बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करोगे तो जो मोहरें मिली हैं, इन मोहरों का जो शेप है वो 3 प्रकार का है, स्क्वायर में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, और सर्कुलर शेप में है। याद रखिएगा, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है और सर्कुलर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है और सर्कुलर है। मैं लिख भी देता हूँ, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है और सर्कुलर है। बट याद रखिएगा जो सिलिंड्रिकल शेप वाली मोहर है वो यहाँ की नहीं है। सिलिंड्रिकल शेप वाली मोहर जो है वो आपको मेसोपोटामियन की मिलेगी, जो हमारे लोथल से मिली हुई है, पहला। दूसरी बात यह है कि जो कच्चा माल है जिससे ये बनती थी मोहरें, वो स्टीएटाइट स्टोन है। स्टीएटाइट का मतलब होता है सेल खड़ी, सेल खड़ी। सेल खड़ी कैसा पत्थर होता है बेटा, सेल खड़ी जो होता है वो मुलायम पत्थर होता है, सॉफ्ट स्टोन होता है। और मुलायम पत्थर की खास बात ये होती है कि उसे कटिंग करना, उसे शेप देना आसान होता है, इसीलिए ज्यादातर मूर्तियां जो हैं वो मुलायम पत्थर से बनी, कठोर पत्थर से थोड़ा बनती हैं। बात समझ में आ रहा है? पर ज्यादातर, ज्यादातर जो है, ज्यादातर की बात की है, सभी की बात नहीं, एक और लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी कदार इसके निर्माण में पत्थर की जगह पे मेटल का या फिर आइवरी का, मतलब हाथी दांत का भी इस्तेमाल आपको होते हुए नजर आएगा। बट याद रखिएगा एक धातु का इस्तेमाल नहीं होगा, आयरन। आयरन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखने को नहीं मिलता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर क्या होता है कि अगर आप इसके फिगर्स की बात करोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको जो सील मिली है उसमें बहुत सारे फिगर्स बने हैं। अगर तुम उन फिगर्स की बात करोगे, तो उन फिगर्स में भी तुम ये मत पढ़ो कि ये मिला वो मिला, नहीं, ऐसे पढ़ो। इंसान का फिगर मिला है, हाँ सर इंसान का मिला है। इंसान के अलावा हमें एनिमल्स का फिगर मिला है, हाँ सर एनिमल्स का फिगर मिला है। और हमें इस पे कुछ अल्फाबेट मिले हैं, हाँ सर जी अल्फाबेट मिले हुए हैं। और हमें इसके ऊपर बहुत सारे शिप के भी साक्ष्य मिले हैं। ऐसे पढ़ो, चीजों को सिस्टमैटिक करो तो तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाके देखोगे तुम्हें बहुत सारे फिगर्स इंसान के मिले हैं। किसके मिले हैं? इंसान के।
इसमें तुम्हें मेल के फिगर भी मिले हैं और फीमेल के फिगर भी मिले हैं, मेल के फिगर भी मिले हैं और फीमेल के फिगर मिले हैं, मेल और फीमेल दोनों के मिले हैं। जैसे मेल की बात करोगे, पुरुष की बात करोगे तो तुम्हारे सामने ही है ये पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर। ये कौन सी मोहर है बच्चे? ये है पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर। ऐसे देखो, पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर। अब पशुपति शिव क्यों? क्योंकि तुम देखोगे स्टेचू में एक आदमी है जो लॉर्ड शिवा के जैसा है, महादेव के जैसा है, और वो योग अवस्था में बैठा है, सर पे एक मुकुट जैसा पहना है और उसके चारों तरफ क्या है? पशु हैं। तो चूंकि पशुओं से घिरा हुआ है इसलिए पशुपति कहते हैं। पशुपति पशुपति मतलब पशुओं का लीडर कहते हैं, पशुपति कह रहे हैं। और पशुपति की बात करें तो उसमें देखोगे, ये मोहरों के अंदर जाके देखोगे तो इस मोहरों में ये उल्टी क्लिक की गई है। इसीलिए कभी आप मिरर में देखिए उल्टा क्लिक कर देते हो तो इधर वाली चीजें इधर आ जाती है, इधर वाली चीजें इधर आ जाती हैं। जैसे पशुपति के राइट साइड में आपको कुछ जानवर नजर आएंगे, जैसे कि ये बाघ है, मीन्स टाइगर है, और टाइगर के साथ में ये देखोगे ऊपर ये कहाँ गया है? एलिफेंट। ये एलिफेंट, ये एलिफेंट नजर आएगा, समझ में आ रहा है। और लेफ्ट हैंड पे जाके देखोगे, ये एक्चुअली में उल्टा खींचा हुआ है, ये बफेलो है और राइनो है, समझ में आ रहा है। बफेलो है और राइनो है। क्या गेंडा भैंसा जैसे होते जा रहे हो। और पैरों के साइड में क्या नजर आएंगे? डियर, हिरन नजर आएंगे। साथ ही साथ इस इमेज में तुम्हें फिश भी नजर आएगी। और ये इमेज तुम्हें कहाँ से मिली है? ये इमेज तुम्हें मिली है मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। पूछा गया कि किस तरफ कौन कौन से जानवर हैं। याद मत करो, मैपिंग करो, अपनी आंखों से देखो। इसीलिए हमें देखो, हमें क्या मिलता है? हमें मैप के ऊपर लिखनी ही पड़ी, फटाफट हमें पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर मिली है। जहां तुमने मोहनजोदाड़ो लिखा है ना, यहीं पे लिख लो पशुपति 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 वाली हमें मोहर देखने को मिलती है। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम आओ इस वाले में, मेल वाला हो गया। अब तुम आओ फीमेल वाले में आ जाओ, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मोहरों के ऊपर मेल की तस्वीर मिली है तो फीमेल की भी मिली है। फीमेल कैसे मिली है? सी मैप पे दिखाता हूं। अगर तुम मैप पे देखोगे फीमेल की, अगर तुम मैप पे फीमेल की देखोगे तो तुमने जगह का नाम सुना है कालीबंगन का। कालीबंगन से हमें एक मोहर मिली। जनरली तुम ये मोहर नहीं पाओगे, बट मैंने इसको खोज के निकाला है कि भाई इसको पढ़ते पढ़ते चीजें निकाली हैं। ये देखो, ये वाली मोहर, इसमें एक लेडी है जो दो बाघ पर नियंत्रण पा रही हैं, जो दो बाघ पर नियंत्रण दिखा रही हैं। जैसे हमारे यहाँ दुर्गा जी हैं, वो शेर या बाघ की सवारी कर रही है, मतलब एक तरह से वो उन पे कंट्रोल कर रही है। ये कहीं ना कहीं फीमेल वर्शिप को दिखाता है, महिलाओं की पूजा को दर्शाता है। इसका मतलब हमें इनके भी एग्जाम्पल मिले हैं। बात समझ में आ रहा है? तो चाहे तो आप इसको हम मैप पे कालीबंगन वाले में लिख लीजिए। कालीबंगन में लिखते चलिए, क्योंकि मैपिंग करनी नहीं पड़ेगी अलग से कि कहाँ से क्या मिला है। तो कालीबंगन याद ना, ये राजस्थान में है। तो कालीबंगन से हमें और क्या मिला है? कालीबंगन से जाके देखिएगा तो कालीबंगन से हमें जो है फीमेल वाली एक सील मिली है। फीमेल वाली क्या मिली है? सील मिली है। इसके अलावा जाके देखोगे, इसके अलावा मोहरों के ऊपर जाके देखोगे तो मोहरों के ऊपर आपको बहुत सारे जानवर नजर आएंगे। अब तुमने जानवर में देखा ना, टाइगर है, एलिफेंट है, बफेलो है, राइनो है, डियर है, फिश है ना, फिश है। और देखो बुल है, ये बुल हो गया, बैल हो गया। वो एक श्रृंगी बैल है, यूनिकॉर्न है। अगर तुम हैरी पॉटर देखोगे, हैरी पॉटर में भी तुम्हें यूनिकॉर्न मिलेगा। एक श्रृंगी बैल, एक सिंग वाला बैल आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करता है, खत्म हो गया है। बात समझ में आ रहा है? तो देखो, तो क्या लिख लो? बुल लिख लो, समझ में आ रहा है? बुल लिख लो और यूनिकॉर्न लिख लो, समझ में आ रहा है? यूनिकॉर्न मतलब एक श्रृंगी बैल लिखो। बट याद रखना कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहरों पे कहीं पर भी तीन चीजों का इमेज नहीं मिला है। काऊ मतलब गाय, लॉइन मतलब शेर, और हॉर्स का इमेज हमें अभी तक कहीं से भी नहीं देखने को मिला है। इन तीनों का फिगर, इन तीनों का चित्र हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी भी मोहर पे देखने को नहीं मिला। किसका मिला है ये भी जरूरी है, किसका नहीं मिला है वो भी जरूरी है। इसके बाद अगर हम शब्दों की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो मोहरें हैं उन पे बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे
अक्षर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें ऐसी मोहरें मिली हैं जिस पर शिप बना है, और शिप हमें ऐसी मोहरें कहाँ से मिलती हैं, हमारे लोथल से मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं, लोथल से मिलती हैं। तो आप इसी बात को यहीं पर ही लिख लीजिए, लोथल से मिलती है, इसका मतलब क्या है, अगर लोथल से हमें ऐसी मोहरें मिल रही हैं, ऐसी मोहर मिल रही है जिस पर शिप बना है, इसका मतलब ये हमारे समुद्री व्यापार की तरफ क्या खा रहे हैं, समुद्री व्यापार की तरफ इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो लोग व्यापार और वाणिज्य को सुनिश्चित करने के लिए, उसकी क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए वो लोग क्या करते थे, वो लोग इन मोहरों का प्रॉपरली इस्तेमाल किया करते थे। बात समझ में आ रहा है। अब इसके दो डायमेंशन और बचे हुए हैं जो उनकी विशेषताओं की तरफ दिखाते हैं, वो है एक इनकी सोसाइटी और दूसरा है इनका धर्म। समझ में आ रहा है। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ जाओगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर तुम तरफ जाओगे तो सबसे पहले इनका तुम सोसाइटी देखो। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सोसाइटी है या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समाज है, उस समाज को तुम कैसे देखते हो। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी या नहीं, पता नहीं। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी या नहीं, पता नहीं। यहाँ पे कास्ट सिस्टम या जाति व्यवस्था थी या पता नहीं। क्यों नहीं पता, क्योंकि अभी तक कोई भी लिखावट को पढ़ा नहीं गया है, और लिखावट पढ़ी नहीं गई है तो कैसे बता सकते हो कि समाज में वर्ण सिस्टम था, कौन ब्राह्मण था, कौन शूद्र था, कैसी उनकी जीवन शैली थी, ब्राह्मणों के क्या अधिकार थे, शूद्र के क्या कौन कौन से अधिकार थे, कौन कौन सी पाबंदियां थी, नहीं बता सकते। समाज में कौन उच्च जाति का था, कौन नीच जाति का, ये नहीं बता सकते क्योंकि लिखावट ही नहीं है। बिना साहित्य पढ़े सब बता सकते नहीं हो। लेकिन हाँ, समाज के अंदर क्लास डिवीजन या जो वर्ग विभाजन है, तुम उसे बता सकते हो। यस, तुम उस क्लास डिवीजन को बहुत सारी जगहों में देख सकते हो। सबसे आसान भाषा है नगरों का विभाजन, जो दिखाता है कि समाज में कहीं ना कहीं किसी के पास संसाधन ज्यादा थे, किसी के पास संसाधन कम थे। ये क्लास डिवीजन की तरफ इंडिकेट करता है। तो मैं एक एंगल बताता हूं जिस एंगल पे पूरी की पूरी महाभारत होती है। वो एंगल पता है कौन सा है? लोग कहते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो मात्र सत्तात्मक है, और तुम्हारे आंसर शीट में भी उसको ठीक माना गया है। मैं सहमत नहीं हूं। मैं लॉजिक देता हूं। पहले मां सत्तात्मक या मैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब समझो। मैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब समझो। इस शब्द का मतलब है कि एक ऐसा समाज जहां पे महिलाओं का वर्चस्व हो। व्यवस्था में अगर 100 लोग हैं तो महिलाओं का 50% से ज्यादा योगदान हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो समाज हो, या दूसरी क्रियाएं हो, दूसरी एक्टिविटीज हो। समझ में आ रहा है? या फिर उत्तराधिकार हो, सक्सेशन हो, उत्तराधिकार हो, सक्सेशन हो। क्या तुम बता सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर राजनीति में महिलाएं थी या नहीं? नहीं बता सकते। थी तो उनका कितना योगदान था? 1% था या 51% था या 70 था या 100 था? कुछ नहीं बता सकते। अर्थव्यवस्था में कितना योगदान था? नहीं पता। समाज के नियम कायदे कानून किसके फेवर में बने थे, महिला या पुरुष? कुछ भी नहीं पता। पता नहीं तो तुम काहे टपक के बोल दिए कि मैट्रियार्कल सोसाइटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गड़बड़ मामला है कि नहीं आ रहा है? फिर लोगों ने इसके पीछे तर्क दिया, नहीं गुरुदेव, उसके पीछे तर्क ये है कि महिलाओं की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। हमने कहा अरे वाह। तो कहा कि महिलाओं की मूर्ति मिली, इससे पता चलता है कि वो मां सत्तात्मक है। तो मैंने कहा कि अगर महिलाओं की मूर्ति मिली है तो मूर्ति तो पुरुषों की भी तो मिली है, और पुरुषों की मूर्ति सबसे बेहतर बनी है। पुरुषों की बेहतर तो अलग लेवल की बनी है, बहुत सुंदर सुंदर बनी है। ये देखो, ये देखो, दिखाता हूं तुमको भाई की फोटो। आप भाई की फोटो देखो और ये माता जी की फोटो देखो, किसकी फोटो अच्छी है? भाई की फोटो अच्छी है कि नहीं है? कहाँ गया भाई अपना? भाई की, ये देखो, ये माता जी की फोटो देखो, ये आंटी जी की फोटो देखो, और भाई की फोटो देखो। अरे भाई आना यार, भाई की फोटो देखो कितनी एडवांस बनी है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई की फोटो देखो, क्या दमदार फोटो बनी है। तो आप जो कहते हो कि फोटो मिली है, अरे फोटो मिली अच्छी बात है, मूर्ति मिली अच्छी बात है, लेकिन जो मूर्ति मिली है वो पुरुषों की भी तो मिली है, पुरुषों की तो और एडवांस मिली है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं समझाता हूँ इन मूर्तियों का महत्व। तो कैसे कह सकते हो कि वो मात्र सत्तात्मक है? तो कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं है। बात समझ में आ रहा है? और अगर तुम जाके आज के हिसाब से देखोगे तो आज के समाज में आज भी महिलाएं जो हैं वो राजनीति समाज से ज्यादा एक्टिव हो गई हैं, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट आ गया है। लेकिन हम समानता मानते हैं, मतलब समाज ऐसा मानता मानता है कि लड़कियां जो है गाने बजाने में ज्यादा एक्सपर्ट होंगी। जैसे 10 लड़के हैं, 10 में से 8 लड़कों को देखोगे तो 10 में से 8 लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें डांस नहीं आता है। लेकिन अगर तुम फीमेल के केस में जाके देखोगे तो फीमेल केस में उल्टा मिलेगा। फीमेल के केस में जाके देखोगे तो फीमेल में तुम्हें 10 में से 8 लड़के को डांस आता है, 2 को बिल्कुल डांस नहीं आता है। हम लोग को डांस केवल एक ही चीज पर आता है, कोई भी गाना बजा तो तुम्हें स्टेप एक ही मिलेगा। और ऐसे ही तुम्हें एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ भी देखने को मिलता है। सी, ये तुम्हें डांसिंग गर्ल का इमेज देखने को मिल रहा है। किसका इमेज मिल रहा है तुम्हें? डांसिंग गर्ल का इमेज मिल रहा है। डांसिंग गर्ल का तुम्हें इमेज मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हें डांसिंग गर्ल का एक इमेज तुम्हें देखने को मिल रहा है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये समाज के आपसे आप भावुक होकर कह दो कि समाज मां सत्तात्मक है, उससे बात नहीं बनेगी, है ना? बात समाज का स्ट्रक्चर क्या था एग्जैक्टली अभी तक किसी को पता नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग, समाज वाला हिस्सा हो गया है। अब लगे हाथ हम इन मूर्तियों को भी हम पढ़ा देते हैं। मूर्तियों के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। पहली बात तो ये जो मूर्ति है, ये किसकी मूर्ति है? ये पुरोहित की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? ये पुरोहित की मूर्ति है। पुरोहित राजा कहते हैं इसे, पुरोहित राजा कहते हैं, या फिर प्रीस्ट किंग कहते हैं। और प्रीस्ट किंग की जो मूर्ति है ये हमें मिली कहाँ से? ये मिली है हमको मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिली है भाई की मूर्ति? हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है। उसके बाद में अगर आप इस इमेज पे जाके देखोगे तो इस इमेज की खास बात यह है कि जो इमेज हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है ये बनी किस चीज की है, इसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ है। तो याद रखिएगा, क्योंकि मूर्ति है तो पक्का ये सॉफ्ट स्टोन से बनी होगी, कोमल पत्थर से। तो याद रखिएगा इसमें सॉफ्ट स्टोन इस्तेमाल हुआ है। इसे स्टीएटाइट स्टोन कहते हैं या फिर सेल खड़ी पत्थर कहते हैं। सेल खड़ी पत्थर कहते हैं, सेल खड़ी पत्थर कहते हैं। सेल खड़ी पत्थर का इस्तेमाल हुआ था इस तरह की मूर्तियों को बनाने में। तीसरी बात यह है अगर आप इस मूर्ति को देखोगे तो इस मूर्ति में ये देखो बियर्ड देख रहे हो? विराट कोहली की जो बियर्ड है वो लग रहा है कि इन्हीं से इंस्पायर होगी। भाई फैशनेबल थे, इसका मतलब उन लोगों को फैशन का सेंस था कि नहीं था? यस, दे बिलीव इन फैशन। वो लोग फैशन करना जानते थे, है ना? फैशनेबल थे। इसके बाद ये देखो शॉल कपड़ा पहने हुए है। और जो कपड़ा पहने हैं उसमें कपड़े के अंदर खास बात क्या, उसमें बहुत सारे क्या बने हैं? बहुत सारे फ्लावर्स बने हैं। कपड़े के ऊपर क्या बने हैं? बहुत सारे फ्लावर्स बने हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब फैशन को लेकर उनके अंदर समझ थी। फैशन को लेकर उनके अंदर प्रॉपर समझ थी। अगर फैशन को लेकर समझ नहीं होती तो इस तरह की चीजें नहीं बना पाते। मोहब्बतें में शॉल जो पहना था कुछ ऐसे ही पहना था अमिताभ बच्चन, है ना? वो जो लेफ्ट शोल्डर से एक शॉल जो है नीचे की तरफ आती है। इसका मतलब कपड़ा, इसका मतलब कॉटन का भी ये एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ? कपड़े के साक्ष्य हुए कि नहीं हुए? समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब अब तुम्हें यहाँ पे मैप पे क्या क्या फिल कर लेना है? मैप पे तुम्हें 2-3 चीजें और फिल कर लेनी है। मैप पे तुम्हें क्या क्या फिल कर लेना है? मैप में तुम्हें ये फिल कर लेना है कि मोहनजोदाड़ो से हमें क्या मिला है? मोहनजोदाड़ो से हमें पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, प्रीस्ट किंग की मूर्ति मिली है। फिर मोहनजोदाड़ो से हमें कपड़े के अप्रत्यक्ष साक्ष्य मिले हैं, प्रत्यक्ष साक्ष्य भी मिले हैं और अप्रत्यक्ष साक्ष्य भी मिले हैं। समझ में आया? और कॉस्मेटिक की बात आई है। कॉस्मेटिक, इसका मतलब कॉस्मेटिक का सामान वहां पे कुछ ना कुछ लोग बनाते होंगे, तो कॉस्मेटिक का सामान हमें यहाँ से मिला है। कॉस्मेटिक का सामान यहाँ बनता था। चानू दड़ों में कॉस्मेटिक का सामान मिला है, क्योंकि जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप चाहो या ना चाहो, चानू दड़ो ना, चाहो या ना चाहो, आपको वाइफ को कॉस्मेटिक का सामान दिलाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? याद रखिएगा,
ठीक है, भूलना नहीं है इन चीज़ों को, भूल जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद तुम जाके देखोगे माता जी को, देखो माता जी की मूर्ति दिखाई थी ना, तो माता जी की मूर्ति भी हमें कहाँ से मिली है? ये डांसिंग गर्ल की इमेज है। ये जो डांसिंग गर्ल की जो इमेज है, ये हमें किस चीज़ की बनी है बेटा? ये बनी है धातु की। और धातु में किस चीज़ की बनी है? धातु में ये कांसे की बनी है। समझ में आ रहा है? तो ये डांसिंग गर्ल की इमेज है। ये कहाँ से मिली है? आपको ये इमेज मिलेगी मोहन जोदाड़ो से। ये कहाँ से मिलेगी? मोहनजोदाड़ो से। माता जी को देखिए, माता जी के हाथ में बैंगल्स हैं, चूड़ियां हैं, गले में नेकलेस है, जो मन का होता है वो है। बात समझ में आ रहा है? माता जी के बाल बंधे हुए हैं, आंखें बंद हैं। इस तरह की मूर्तियां वो बनाया करते थे, है ना। इसका मतलब ये इमेज हमें कहाँ से मिली है? ये इमेज हमें मिली है, डांसिंग गर्ल की इमेज मिली है मोहनजोदाड़ो से, जो उनके कल्चरल पर्सपेक्टिव को दिखा रही है। साथ ही साथ मन का है और एंगल्स हैं, तो इसको भी नोट डाउन करते चले मैप के ऊपर। क्यों हम काम बात के लिए छोड़े? क्योंकि मैपिंग जितनी हमारी स्ट्रांग होगी उतना आसान रहेगा। तो हमने क्या देखा कि हमें मोहनजोदाड़ो से हमें डांसिंग गर्ल का भी इमेज मिला है, डांसिंग गर्ल का भी इमेज मिला है। उसके बाद हमें मन का मिला है। मन का मिला ना, मन का वही ज्वेलरी बनके से बनी है। तो मन का निर्माण का जो कारखाना है, जो मन का होता है, मन का होता है जिसको हम बीट्स कहते हैं, इस बीट्स की फैक्ट्री हमें कहाँ से मिली है? इस बीट्स की फैक्ट्री हमें चानू दड़ो से भी मिली है, और बीट्स की फैक्ट्री हमें लोथल से भी, बीट्स की फैक्ट्री हमें लोथल से भी मिली है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? ऑल राइट, बात समझ में आया? तो तुम्हें मैंने कि करके वो सारी चीजें समझाई जो तुम्हें याद रखनी चाहिए। इसके अलावा तुम धार्मिक पक्ष की ओर आओ। अब मैं कौन सा इमेज दिखा दूं भाई तुम लोगों को? अब तुम आओ रिलीजन की तरफ। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लास्ट डायमेंशन है वो है रिलीजन। क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग धर्म को मानते थे? यस, वो धर्म को मानते थे, पर धर्म उनके जीवन पर बिल्कुल भी हावी नहीं था। उन लोगों ने अपने लोगों को काफी छूट दे रखी थी, काफी छूट दे रखी थी अपने धर्म को मानने की। और इसीलिए जाके देखोगे कि वो अलग अलग तरीके से धर्म को मानते थे। वो मानव की पूजा भी करते थे, इंसान की पूजा भी करते थे, वो नेचर की पूजा भी करते थे, नेचर में वो एनिमल की वर्शिप भी करते थे, और एनिमल के साथ 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 वो प्लांट्स की वर्शिप भी करते थे। इसके साथ वो नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियों में विश्वास भी करते थे। और साथ ही साथ जो है उनके दफनाने में भी हम उनकी लाइफ, उनके धार्मिक पक्ष को समझ सकते हैं। उनके दफनाने वाले मामले में भी हम उनके धार्मिक पक्ष को देख सकते हैं। सबसे पहले ह्यूमन वर्शिप। यस, वो लोग मानव की पूजा करते थे, ह्यूमन वर्शिप करते थे। और ह्यूमन वर्शिप करते थे इसके, अच्छा ह्यूमन में भी किसको? वो मेल को वर्शिप भी करते थे और फीमेल वर्शिप भी करते थे। अभी मैंने दिखाया है आपको, मेल में पशुपति शिव और फीमेल के अंदर, याद है ना, काली बंगन से मोहर मिली है। साथ ही साथ फीमेल वर्शिप में एक और एंगल आता है जो तुम्हें देखना चाहिए, वो है मातृ देवी, मदर गॉडेस। मदर गॉडेस की इमेज भी मिली है, मदर गॉडेस की इमेज भी मिली है, मदर गॉडेस की इमेज मिली। कहाँ से मिली है? ये देखो, ये तुम्हें जो इमेज दिखाई थी ना मदर गॉडेस की, ये तुमने इमेज देखी होगी, ये वाली इमेज मदर गॉडेस की है। ये मदर गॉडेस की इमेज है, मातृ देवी की मूर्ति है, और ये हमें मिली है मोहनजोदाड़ो से। तो ये वाला लाइन भी चिपका देते हैं कि मोहनजोदाड़ो से क्या मिली है? मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल के साथ साथ हमें यहाँ से मदर गॉडेस या मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जो इनके मानव पूजा की तरफ दिखाती है। वहीं अगर हम नेचर वर्शिप की बात करेंगे, तो नेचर वर्शिप या प्राकृतिक पूजा की बात करोगे, तो प्राकृतिक पूजा में जाके देखोगे तो तुम्हें सबसे पहले एनिमल और प्लांट्स की वर्शिप मिलेगी। एनिमल्स में जाके देखोगे तो एनिमल्स के अंदर तुम्हें ये लोग बुल समझते हो? बुल मतलब है बैल। बैल की ये लोग बहुत पूजा करते थे। जैसे हमारे यहाँ बैल क्या है? नंदी भगवान है। और जो कि बैल की पूजा करते थे, इसीलिए वहां के जो बर्तन हैं, यहाँ के जो बर्तन हैं, उन बर्तनों के ऊपर बैल की मूर्ति बनी है, बैल का इमेज बना है। इसके अलावा बैल की स्वतंत्र मूर्ति बनी है। वो मूर्ति मिट्टी की बनी है, वो कांसे की बनी है, वो कांसे की बनी है।
और ये दोनों दोनों मिट्टी की और कांसे की मूर्ति हमें कहाँ से मिलती हैं? मोहनजोदाड़ो से मिलती हैं। ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जाके देखोगे तो अगर प्लांट्स की बात करोगे तो हमारे यहाँ तुलसी जी की बरगद की पूजा होती है। तो अगर प्लांट्स की बात करोगे तो हड़प्पा से एक मोहर मिली है, हड़प्पा से एक मोहर मिली है जिस पर एक पेड़ को उगते हुए दिखाया गया है। समझ में आए? जो कहीं ना कहीं इनके एनिमल और प्लांट वर्शिप की तरफ भी दिखाता है। तो यहाँ पे ये भी लिख लो कि यहाँ से हमें बुल की, मिट्टी की और धातु की हमें इमेज मिली है। मिली है कि नहीं मिली है? यस मिली है। इसके अलावा अगर आप जाके देखोगे तो हमें हड़प्पा कहाँ गया? ये देखो, हड़प्पा से हमें एक मोहर मिली है जिस पर पेड़ को उगते हुए दिखाया गया है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा अगर आप जाके देखोगे तो नेचर वर्शिप के और भी एलिमेंट्स हैं। जैसे नेचर वर्शिप में आओगे तो कहाँ भाग गया भाई? 1 मिनट दो, गला दर्द हो रहा है। नेचर वर्शिप में आओगे तो नेचर वर्शिप में तुम्हें नजर आएगा, नेचर वर्शिप का ही पार्ट है कि नेचर वर्शिप में नजर आएगा कि ये लोग फायर की पूजा भी करते थे, अग्नि की पूजा भी करते थे। इसीलिए अग्नि कुंड भी मिला है, यहाँ से फायर एल्टर मिला है। हमारे भी आग की पूजा होती है ना, अग्नि देवता है, या पानी की पूजा होती है, इसलिए यहाँ पे द ग्रेट बाथ मिला है। द ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ कैसा दिखता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा, फायर एल्टर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ध्यान रखना, हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं 2 जगह से, कालीबंगन से फायर एल्टर और लोथल से भी हमें फायर एल्टर के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। जबकि तुम बात करोगे विशाल स्नानागार की तो ये देखो कहाँ भाग गया? मोहनजोदाड़ो, ये रहा। मोहनजोदाड़ो से हमें द ग्रेट बाथ के भी एविडेंस हमें देखने को मिले हैं। द ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार के एविडेंस भी देखने को मिले, जो कहीं ना कहीं उनके प्राकृतिक पूजा की तरफ दिखाता है। उसकी इमेज तुम्हारे सामने ये वाली है, सी ये इमेज है। अगर तुम इस इमेज को देखोगे तो तुम पाओगे कि ये देखो ये इमेज है, ये इमेज है विशाल स्नानागार की, जो हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है। जिसमें तुम देखोगे कि जितना भी स्ट्रक्चर बना है ये ईंटों का बना हुआ है, जिसमें इधर से भी उतरने का रास्ता है, इधर से भी है। इमेज थोड़ी सी गलत तरीके से क्लिक की गई तभी आ नहीं पाई है। इसके अलावा दोनों तरफ कपड़ा बदलने के लिए कमरे हुआ करते थे 4-4, जो कहीं ना कहीं नेचर वर्शिप की तरफ दिखाता है। इसके अलावा जाके देखोगे कि वो नकारात्मक शक्तियों में विश्वास करते थे, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है चानू दड़ो से हमें एक बर्तन मिला है जिसमें एक लड़की का सर कटा मिला है, जो उनके कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी में विश्वास को दिखाता है। इसके अलावा आप अगर इस पुरोहित राजा की मूर्ति देखोगे तो पुरोहित राजा की मूर्ति पर आप देखो कि यहाँ पे ताबीज बंदी है, हाथों पे ताबीज बंदी है, और ताबीज का मतलब क्या है? उन्हें डर है कुछ अनिष्ट ना हो जाए, तो उसके लिए भी वर्शिप किया करते थे। समझ में आ रहा है? तो चानू दड़ो वाली में एक लाइन और चिपका लो, चानू दड़ो वालों में एक लाइन और चिपका लो कि चानू दड़ो से हमें क्या मिला है? एक हमें यहाँ से बर्तन मिला जिसमें लड़की का क्या है? कटा हुआ सर है, लड़की का कटा हुआ सर है। और इनके धार्मिक से भी हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं। क्या पता चलती हैं? इस बात को तुम समझो। जैसे होता क्या था, ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपने लोगों को दफनाते थे, और जब दफनाते थे तो उसके साथ में कुछ सामान को भी दफनाते थे, उसके साथ में कुछ सामान को भी दफना देते थे। जैसे अगर तुम रूपड़ की बात करो, हरियाणा में पंजाब में सतलज के किनारे रूपड़ है, यहाँ पे एक कब्रगाह मिली है जहां से इंसान को और इंसान के साथ साथ एक कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य हैं। या फिर हरियाणा में, जो हरियाणा है यहाँ पर बनावली के पास में, हरियाणा के पास जाके देखोगे तो हरियाणा में जगह का नाम है फरमाना, मैं ऊपर लिखता हूँ फरमाना। यहाँ से एक कब्रगाह के अंदर एक लाश के साथ साथ सोने के आभूषण मिले हैं। या अगर तुम लोथल जाके देखोगे तो यहाँ पे एक कब्रगाह के अंदर मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इसका मतलब ये लोग विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है, इसलिए व्यक्ति जो मर चुका होता है उसके साथ बहुत सारे बर्तन को दफनाते थे, सामान दफनाते थे, ताकि इंसान जब दूसरे लोक में जाएगा तो ये चीजें उसको सहायता करेंगी। आज भी 13वीं में ऐसा
आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे हम लोग तेरहवीं पे दान बहुत कुछ देते हैं अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार। बात समझ में आ रहा है? बट तुम देखोगे कहीं पे बर्तन है मिट्टी के, कहीं पर कुछ भी नहीं है, कहीं पर सोने के आभूषण है। ये दिखाता है कि समाज में वर्ग विभाजन था। साथ ही साथ लोथल से हमें सती प्रथा के भी एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पे 2 कपल्स को एक साथ दफन किया गया है, मतलब 2 लोगों को एक साथ दफन किया गया है। तो आप देखोगे कि इनकी इतनी सारी विशेषताएं थी, जिन विशेषताओं को यहाँ पर आपने क्या किया, फिट कर लिया। आप इसी चीज को बैठ के याद करते हो कि हमें लोथल से ये मिला है, धौलावीरा से ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है। बेटा याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ते जाओ, चिपकाते जाओ। अगर तुम इस एंगल से याद करोगे, जिंदगी भर बैठ के याद करो, कभी याद नहीं होगा। चीजों को समझते हुए जाओगे, रखते हुए चले जाओगे, तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। अब आते हैं इसके अंतिम में, मैपिंग वाले हिस्से में। मैं पूरी मैपिंग करवा चुका हूं। अब कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिली हैं, क्योंकि जब क्लास और ब्रॉड लेवल पे जाता है तब ये पूरा मैप मेरा भर जाता है, कुछ नहीं बचता है। ठीक है, अब जो कि क्लास की अपनी लिमिटेशंस हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बहुत सारी मैपिंग करवाई है दोस्तों। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ, उसके बाद फिर डिक्लाइन पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको कवर करता हूँ, सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा तुम जानते हो, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब में साहिवाल जिले में स्थित है। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। खुदाई 1921 में की थी दयाराम सानी ने। यहाँ से क्या मिला है, हड़प्पा से हमें एक मोहर मिली है जिस पर पेड़ उगते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे जो कि शहर है, तो मजदूरों को रुकने के लिए यहाँ पे बैराक बना हुआ है। यहाँ पे अन्नागार है, ग्रैंडरी है, जहाँ पे अनाज इकट्ठा किया जाता था। एक ऐसी जगह है जहाँ पे अनाज को अलग भी किया जाता था, है ना, अनाज को अलग करते थे भूसे से। बात समझ में आया? उसके बाद में इसी हड़प्पा से थोड़ी दूर आओगे तो तुम्हें मोहनजोदाड़ो मिलेगा। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। किस जिले में? लकराना जिले में है, स्थित है। खुदाई तुमको पता है ना, 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की है। अब रखाल दास बनर्जी जब इस इलाके में जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि साहब इधर मत जाइए, यहाँ मरे हुए लोगों का ढेर है, लाशों का ढेर है, मृतकों का टीला। इसलिए याद रखना कि मोहनजोदाड़ो के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, मोहनजोदाड़ो के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं मृतकों का टीला। मृतकों का टीला या माउंड ऑफ द डेड, जो मरे हुए लोग हैं उनका टीला है, उनकी लाशों का ढेर है बच्चे। इसीलिए एम से क्या होता है, एम से होता है मृतक, एम से होता है मोहनजोदाड़ो। एम से होता है मृतक, एम से होता है मोहनजोदाड़ो, भूलना नहीं। एम से मृतक होता है, एम से मोहनजोदाड़ो होता है। कभी पूछे कि मोहनजोदाड़ो की मीनिंग क्या है, तो एम से मोहनजोदाड़ो, एम से मृतक या माउंड होता है, माउंड ऑफ द डेड। फिर यहाँ से तुम्हें बहुत सारा सामान मिला है। अब तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तुम देखोगे पुरोहित राजा की मूर्ति, कॉटन के या कपड़े के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साक्ष्य, डांसिंग गर्ल का इमेज, मदर गॉडेस का इमेज, है ना, मिट्टी की बनी, है ना, मिट्टी और धातु का बना बुल का इमेज मिला है। पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर मिली है, कुएं के साक्ष्य मिले हैं, है ना। याद आया कि नहीं याद आया? इसके अलावा द ग्रेट बात मिला है, कहाँ भाग गया? द ग्रेट बात यहीं कहीं लिखा होगा। द ग्रेट बात, ग्रेट बात, ग्रेट बात, ग्रेट ग्रेट बात भी यहीं से मिला है। इसके अलावा ये चूंकि बहुत बड़ा शहर है तो यहाँ बार बार मीटिंग करनी होती, तो सभा करने के लिए भवन है। क्योंकि ये शहर है तो यहाँ पे अन्नागार भी बहुत बड़ा था। समझ में आया? इसके अलावा तुम देखोगे चानू दड़ो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी किनारे ये भी है, सिंधु नदी किनारे ये भी, इंडस, ये मोहनजोदाड़ो भी है। अगर तुम चानू दड़ो की बात करोगे तो चाहो ना चाहो तुम्हें शादी के बाद पत्नी को कॉस्मेटिक का सामान दिलाना है। यहाँ से देखोगे मन का बनाने का कारखाना मिला है। समझ में आ रहा है? एक बर्तन मिला है जिसमें लड़की का कटा हुआ सर मिला है। तो ये पाकिस्तान वाला इलाका हो गया। अब तुम भारत में आ जाओ, भारत में आओ तो भारत में आओगे ऊपर से आओ, रोपड़, रोपड़ में देखो, रोपड़ पंजाब, सतलज नदी के किनारे देखोगे इंसान को कुत्ते और इंसान को साथ साथ दफनाया गया है। अब हरियाणा में आऊँ, हरियाणा के अंदर जाके देखोगे तो हरियाणा के अंदर जो जगह है ना, बनावली, तो पंजाब बली बनारस की मैं शाम तक, है ना, भटकू उसमें, वही बनावली। वहाँ बनावली से क्या मिला है? मिट्टी का बना हल्का खिलौना, मिट्टी का बना हल्का खिलौना। और हल्का इस्तेमाल कहाँ होता है? एग्रीकल्चर में। इसका मतलब ये एग्रीकल्चर भी करना जानते थे, है ना। उसके अलावा अब राजस्थान में आ जाओ, कालीबंगन। अब कालीबंगन की दिक्कत क्या है कि कालीबंगन में गर्मी बहुत पड़ती है।
हरियाणा का क्षेत्र ये राजस्थान का क्षेत्र है। और जब खूब गर्मी पड़ेगी तो हर चीज़ का रंग कैसा हो जाएगा, काला, इसीलिए कालीबंगा। इसलिए कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ या फिर बैंगल्स, क्योंकि बंगा का मतलब होता है बैंगल्स, तो काले रंग की चूड़ियाँ या ब्लैक बैंगल्स, क्योंकि राजस्थान में जब गर्मी पड़ेगी हर चीज़ हो जाएगी काली, तो काली काला हो गया, और बंगा मतलब बैंगल्स, इसलिए काली बंगन लिटिल मीनिंग होती है काली बंगन। अमलानंद घोष जी ने इसकी की एक्सकवेशन या खुदाई कार्य किया था। ठीक है, यहाँ से क्या क्या मिला है कालीबंगन से, कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ी में स्थित है, यहाँ से लकड़ी की बनी नाली मिली है, याद आया, यहाँ से फीमेल वाली सील मिली है, यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, याद आया, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, मतलब एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा इसी कालीबंगन से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा से संबंधित साक्ष्य मिले। मतलब तुमको बताया था ना, एक होता है डेवलपिंग फेज, एक होता है डेवलप फेज, एक होता है डिक्लाइन फेज, एक उसका जब विकास हो रहा है तब का, एक होता है विकसित, और एक होता है बर्बाद होने वाला रास्ता। वो तीनों के साक्ष्य तुम्हें इस जगह से देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद तुम आ जाओ गुजरात में। गुजरात में तुम धौलावीरा चलो। धौलावीरा की बात करोगे तो धौलावीरा दो छोटी नदी के किनारे पर स्थित है, मनसार और मनहार। मन से हारे सब हारे, मन से जीते सब अजीते। माँ दो छोटी नदियां हैं, पानी की बहुत समस्या है, पानी की बहुत समस्या, इसलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा जलाशय देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा है ना। उसकी फोटो मैं अगली क्लास में दिखा दूंगा। एक बहुत बड़ा जलाशय देखने को मिलेगा जिसकी कैपेसिटी 1,25,000 लीटर तक का पानी स्टोर करने की है। साथ ही साथ यहाँ से बहुत सारे कुएं मिले हैं, एक बड़े से पत्थर पे बहुत सारी चीज़ें लिखी मिली हैं। यहाँ पे जो नगर है एक नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा हुआ है। धौलावीरा का मतलब होता है सफ़ेद कुआं, वाइट वेल, सफ़ेद कुआं, क्योंकि जब पानी की समस्या होती है तो एक एक बूंद की बड़ी कीमत होती है, और बूंद का असर होता है सफ़ेद में, याद रखना। उसके अलावा तुम देखोगे सुत कोटदा, ये भी गुजरात में। सूत दिया कोड़े से, किसको कोड़े से सूतते हैं, घोड़े को। घोड़ा मर जाएगा तो घोड़े की हड्डियां मिलेंगी, तो सूत दिया कोड़े से घोड़े को। तो घोड़े की क्या मिलती हैं, हड्डियां, तो घोड़े की बोन्स, हड्डियां कहाँ से मिली हैं, तो ये हमें बोन्स मिली हैं सुत कोटदा से। उसके अलावा अब चलो लोथल में जाके देखोगे तो लोथल गुजरात में है, ये खंबात की खाड़ी में स्थित है ना, पढ़ा चुका हूं मैं यहाँ से। अच्छा, किस नदी किनारे है, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा। कालीबंगन घग्गर नदी किनारे है, और ये भोगवा नदी किनारे। आजकल की दुनिया बहुत भोग विलास वाली हो गई, तो भोगवा, और जो भोगवा है किसकी किसकी सहायक नदी है, साबरमती। भोगवा का पानी साबरमती में जाके मिल जाता है। यहाँ से तुम्हें बहुत कुछ मिला है, याद है ना। मेसोपोटामिया की राक्षस वाली मोहर मिली है, ऐसी मोहर मिली जिसमें शिप बना हुआ है। मन के निर्माण का कारखाना मिला है, फायर के साक्ष्य मिले हैं, कॉटन के साक्ष्य मिले हैं, यहीं से चावल के साक्ष्य मिले हैं, यहीं से चेस का साक्ष्य मिला हुआ है। बात समझ में आ रहा है। इससे यहाँ से बेलनाकार वाली मोहर मिली हुई है। तो कुछ देर पहले ये मैप पूरा खाली था, लेकिन जैसे जैसे आपने विशेषताओं को पढ़ा, तो विशेषताएं तो समझ में आई। आपकी ये मैप जो है, ये आपकी जो, ये देखो कुएं की फोटो दिखाई थी, ये जितनी भी चीजें हैं मैंने आपको दिखाते हुए चला गया, मैं आपको समझाता हुआ चला गया, तो आपके लिए कनेक्ट कर पाना चीजें कितनी आसान हो गई। और अगर मैं सब नहीं दिखाता तो आपके लिए कनेक्ट करना, इसको याद करना कितना टेढ़ी खीर हो जाती। बात समझ में आ रहा है। अब आते हैं सभ्यता के डिक्लाइन की तरफ या पतन की ओर। इस सभ्यता का डिक्लाइन कैसे हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, ये बहुत बड़े सवाल की बात है कि डिक्लाइन हुआ कैसे। देखो, एक बहुत सिंपल सी बात, किसी चीज का विकास एक दिन में नहीं होता, और किसी चीज का समापन एक दिन में नहीं होता। चीजों को बनने में समय लगता है, तो उसको बिगड़ने में भी समय लगता है। यस, बिगड़ने में समय लगता है, और यही चीज हमें देखने को मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बनने में समय लगा, बिगड़ने में भी समय लगा। अब बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है वो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। हुआ क्या था कि यहाँ के लोगों ने बड़े बड़े मकान बनाने के लिए ईंटें चाहिए थे, शहर बसाने के लिए ईंटें चाहिए थे, पेड़ काट रहे थे। यहाँ पे लोग बड़ी मात्रा में क्या कर रहे थे,
डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे। डिफॉरेस्टेशन समझते हो? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ काट डाले थे, डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे। और जब वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, जंगल काट डाल रहे थे, डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, तो ऐसे में क्या होगा, क्लाइमेट में बहुत सारे चेंज आएंगे। और जब क्लाइमेट में, जलवायु में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, क्लाइमेट में बहुत सारे चेंज आएंगे, तो बारिश के पैटर्न में बदलाव आएंगे। और जब बारिश का पैटर्न बदलाव आएगा तो कहीं पर बारिश हो रही है वहाँ कम होना शुरू हो जाएगी, और जहाँ नहीं होती वहाँ होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में सूखा और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। और सूखा और बाढ़ जैसे हालात पैदा होंगे तो एग्रीकल्चर प्रभावित होगी। एग्रीकल्चर कम होना शुरू होगी तो उसका असर वस्तुओं के निर्माण पे पड़ेगा, और सीधा असर व्यापार वाणिज्य पे पड़ेगा। और व्यापार वाणिज्य पे पड़ेगा तो पहले क्या होगा कि जब व्यापार ठीक से नहीं होगा, सामान ठीक से नहीं होगा, तो जो हमारा दूर दराज के इलाके से व्यापार होता था वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से जितने भी बंदरगाही शहर हैं बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे, है ना। फिर जब सामान बनेगा ही नहीं अच्छे से, तो जो दूर दराज सामान मंगाते थे वो भी बंद हो जाएगा। तो धीमे धीमे व्यापार अंतर्राष्ट्रीय चौपट हो जाएगा। फिर आपस में भी सही से सप्लाई दे नहीं पाएंगे तो वो भी धीमे धीमे बर्बाद हो जाएगा, शहर बर्बाद होने लगेंगे, शहर में लोगों को काम नहीं मिलेगा, तो अब प्रशासन भी ढीला पड़ जाएगा। धीमे धीमे लोग जो हैं वो अब शहरों से गांव की तरफ जाने लगेंगे, व्यापार वाणिज्य में डिक्लाइन हो जाएगा, प्रशासन कमजोर हो जाएगा, सड़कें जो एक जैसी थी अब वो आगे पीछे मिलेंगी, मकान आगे पीछे मिलेंगे, मोहरों में अंतर मिलेगा, सबकी अपनी विशेषताएं हो जाएंगी, और धीमे 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 पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। बट एक सबसे बड़ा कारण जो फिल्म में दिखाया गया है वो बाढ़ है। बाढ़ इसलिए क्योंकि सब नदी किनारे रहते थे, यहाँ पे अगर थोड़ा सा पानी बढ़ेगा तो इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। बट याद रखिएगा सारे कारण जिम्मेदार थे इस सभ्यता के पतन के लिए। आशा करता हूँ कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टफेस्ट पार्ट था वो मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। इसके नोट्स हिंदी में और इंग्लिश में आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।